गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू 27 तारीख का, क्योंकि 2 दिन का नहीं आया तो हम आज उसको करेंगे। संडे को ऑफ रहता है ना। तो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक क्या है हमारा? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पहलगांव की निंदा की गई है। पहलगांव आतंकी हमले की निंदा। हमारे लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है जो हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए? तो हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण ये है, आप लोग जानते ही होंगे कि अभी पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है। पहलगांव कहाँ है? जे&के में, जम्मू कश्मीर के। और यहाँ पर एक घाटी है, बैसरन घाटी, जहाँ पर हमला हुआ है आतंकियों के द्वारा। तो 26 सिविलियंस की जो है हत्या की गई है आतंकियों के द्वारा। उसी घटना को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन, और एससी फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके द्वारा इस घटना की निंदा की गई है। यहाँ जरूरी यह है कि आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन प्रकार के हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्य होते हैं 15। कितने सदस्य होते हैं? 15। तो कुछ स्थायी सदस्य होते हैं और कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, स्थायी सदस्यों की संख्या है 5, अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। ठीक है, यहाँ हमारे लिए आवश्यक क्या है? ये जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं ये कौन से हैं? मतलब ये हमेशा रहते हैं। तो 5 स्थायी हैं अमेरिका, दैट यूएसए। दूसरा है आपका ब्रिटेन, दैट इन यूके, जिसने शासन किया हमारे ऊपर। तीसरा है आपका फ्रांस। चौथा हमारा मित्र रूस। और पांचवा हमारा पड़ोसी जो हमेशा उलझा रहता है वो है चाइना। ये 5 देश हैं। इनको P5 देश कहा जाता है, P फॉर पावर। और इन सदस्य देशों को वीटो पावर प्राप्त है। कौन सी पावर? वीटो पावर। मतलब कोई प्रस्ताव लाया गया, उस पर किसी एक ने भी कहा कि हम नहीं एग्री करते, तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। दूसरा बचा अस्थायी सदस्य, यहाँ संख्या है 10। इनका चुनाव किया जाता है प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर। तो इसमें देश आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इस समय यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं उसमें पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान ने भी इसका समर्थन किया है। तो उसने निंदा की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, संयुक्त राष्ट्र का अंग है। ठीक है, तो ये आपने सिक्योरिटी काउंसिल का, हमने जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो हमने देख लिया, क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट है, सेकंड टॉपिक है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो स्टार्ट हो रही है, काफ़ी दिनों से होल्ड थी। तो ये जुलाई से स्टार्ट हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा। हिंदी में आप लोग लिख लेंगे ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा, आर है यहाँ पर। ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण यात्रा है, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। 2020 में बंद हो गई थी, अब फिर से स्टार्ट किया गया है। तो ये जून जुलाई से आरंभ होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है नेक्स्ट स्माइल प्रोजेक्ट, SMILE, स्माइल प्रोजेक्ट।
इसमें डेटा कुछ आया है, तो हमारे लिए डेटा महत्वपूर्ण नहीं है। स्माइल प्रोजेक्ट क्या है ये हमें पता होना चाहिए, या फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्माइल का फुल फॉर्म में स्कीम है ये, सपोर्ट फॉर, एस फॉर सपोर्ट, फॉर, एम फॉर मार्जिनलाइज्ड, आई इंडिविजुअल, support for marginalized individual, for livelihood and entrepreneur, ENTREPRENEUR, ये है इसका फुल फॉर्म। ये प्रोजेक्ट जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग है उसके लिए शुरू किया गया है। बहुत से वर्ग हैं मार्जिनलाइज्ड। ये जो स्कीम है वो भिखारियों के लिए, बेगर्स के लिए। किसके लिए है? भिखारियों के लिए। उनको क्या करना, उनकी लाइवलीहुड को और उनके अंदर जो उद्यमिता है उसको प्रमोट करना, ताकि लाइवलीहुड अपनी सुनिश्चित कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड दो चीज़ों पर फोकस है इसमें, स्माइल प्रोजेक्ट में। अभी जैसे कि मार्जिनलाइज्ड वर्ग वो होता है, मार्जिनलाइज्ड, एक तो भिखारी हो गया, और जिन पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे पाती, जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं। तो इसमें आपका जैसे कि थर्ड जेंडर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड, ठीक है, आर्फन जो अनाथ लोग हैं, अनाथालयों में जो रहते हैं वो, तो ये सब क्या है, मार्जिनलाइज्ड वर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए न्यूज़? हाँ, ये थोड़ा सा न्यूज है, एक्सटेंडेड कंटिनेंटल शेल्फ को लेकर के है। एक्सटेंडेड कंटिनेंटल शेल्फ, कंटिनेंटल शेल्फ, इसका हिंदी क्या होगा? कंटिनेंटल शेल्फ तो आप लोग जानते हैं, महाद्वीपीय सीमांत। एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तारित। कंटिनेंटल शेल्फ का मतलब होता है महाद्वीपीय सीमांत। तो इस न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि भारत ने दावा पेश किया है। क्या पेश किया है? भारत ने दावा पेश किया है, क्लेम। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ में। किस चीज़ का दावा पेश किया है? यूएनओ की एक एजेंसी है वहाँ किया है, हम नाम लिखेंगे यूएनओ का ही चलेंगे, ठीक है। दावा पेश किया है अरब सागर के 10,000, अरब सागर में 10,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर दावा पेश किया है कि वो हमारे विस्तारित महाद्वीपीय सीमांत का भाग है। इतना एरिया कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर का आप लोग पता ही होगा, अगर मैप मैं बना देता हूँ तो ये हो गया आपका, ये पोर्शन हो गया आपका अरब सागर इधर का, और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। तो यहीं पर ये दावा भारत ने पेश किया है कि ये हमारा भाग है। तो ये होता क्या है, जो एक्सटेंडेड कंटिनेंटल शेल्फ है, ये होता है कि आपका जो लैंड मास है, किसी देश की जो भूमि होती है, किसी देश की जो भूमि होती है, मुख्य भूमि या तटवर्ती क्षेत्र, मुख्य भूमि से लगा हुआ महाद्वीपीय सीमांत, जिसका विस्तार कहाँ तक हो? सी बेड तक, समुद्र के तल तक हो, समुद्र के तल,
निचली तली तक, लेकिन वो लगातार हो, बिना ब्रेक के हो। अनब्रेकेबल, अनब्रोकन, ब्रेकेबल नहीं, अनब्रोकन, मतलब उसमें कोई, जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका तट है, तो यहाँ से आपका शुरू हुआ तो ये यहाँ तक हो, इसमें कोई ऐसा जो अलग करता हो वो क्षेत्र ना हो, तब इसको यहाँ पर मान लिया जाएगा कि ये इस देश के एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है। कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार हो। ये हो गई आप इसे मान लीजिए, फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है, ये कोई देश है और ये यहाँ पर समुद्र है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए, ये हो गई समुद्र की तली, तो यहाँ तक आपका क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसके लिए भारत ने दावा पेश किया है। अब हमारे लिए यहाँ पर जानना क्या जरूरी है, अंकलास के तहत UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये फुल फॉर्म हो गया। इसके अनुसार सभी देशों को इंक्लूडिंग इंडिया को अपने तट रेखा से 12 किलोमीटर तक, कौन सा क्षेत्र है, 12 नॉटिकल माइल, NM, नॉटिकल माइल, NAUTICAL, ये है नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है वो टेरिटोरियल सी होता है। कौन सा होता है, टेरिटोरियल सी, बहुत पूछा जाता है टेरिटोरियल सी। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से, तट रेखा से 24 किलोमीटर। ये जो क्षेत्र होगा यहाँ से, अब ये कितना हुआ, ये बचा 12 किलोमीटर। तो टेरिटोरियल सी के आगे 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है कॉन्टिगुअस जोन, कॉन्टिगुअस जोन मतलब संलग्न क्षेत्र कहलाता है। लगा हुआ क्षेत्र, टेरिटोरियल सी से आगे 12 किलोमीटर संलग्न क्षेत्र होता है। फिर इस तट रेखा से, जो तट बेस लाइन है, बेस लाइन से 200 किलोमीटर तक, विस्तार कितना है, बेस लाइन से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो EEZ होता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव मतलब होता है केवल, ओनली एंड ओनली। एक्सक्लूसिव मतलब ओनली एंड ओनली। इकोनॉमिक जोन मतलब आर्थिक क्षेत्र है, मतलब आर्थिक गतिविधियां ही यहाँ पर की जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हैं, मतलब फिशिंग का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ो, आप मछली पकड़ सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, यहाँ आप माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग किस चीज़ की करोगे, जल में, सोचने की बात तो ये है, जल में नहीं करेंगे। ये हो गया आपका समंदर। यहाँ पर जो समुद्र के जो तल होता है नीचे, यहाँ पर पाए जाते हैं मेटल्स, जिन्हें बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पॉली मतलब बहुत सारे, मेटेलिक नोड्यूल्स गांठें होती हैं जो पाई जाती हैं, और इनसे हम मेटल्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऑयल रिजर्व अगर पाए जा रहे हैं तो वो, तो इन सब पर अधिकार होगा इस देश का, जिस देश का अधिकार है EEZ का, उसकी तट रेखा से 200 किलोमीटर तक। अब ये लाभ हैं EEZ के। अगर सोचिए भारत का ये मैप हो गया, यहाँ तक मान लीजिए क्षेत्र भारत का है 200 नॉटिकल माइल का। सब बेस लाइन से 200 कहाँ से काउंट करेंगे, बेस लाइन से मतलब तट से। ये हो गया EEZ। अगर इसको बढ़ा के और कर लिया जाए आगे तक, मान लीजिए 500 हो जाए, तो भारत को फ़ायदा होगा कि नुकसान, फ़ायदा होगा।
क्यों? क्योंकि इसमें क्या करेंगे हम, यही सारा काम, वहाँ माइनिंग करेंगे तो मेटल्स मिलेंगी, ऑयल रिजर्व से हमको क्या मिलेगा, तेल मिलेगा, कच्चा तेल। कच्चा तेल हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, रिफाइनरी में, रिफाइनरी से हम लोग देश में यूज होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा देश में तेल। क्या नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट। क्यों? हम लोग इस समय लगभग लगभग 80-85% के आसपास हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लगभग 80% मान लीजिए, इतना तो इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ये इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। इंपोर्ट कम होगा तो इंपोर्ट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो हमारा फॉरेक्स भी बचेगा। फॉरेक्स का मतलब विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं आर्थिक क्षेत्र के, जिसके लिए भारत क्लेम कर रहा है कि ये वाला क्षेत्र भी हमको मिल जाए। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, तो हमारे पास संसाधन और बढ़ जाएंगे। ये सारा मुद्दा है क्लेम का, जो भारत चाहता है और भारत के तट से लगा हुआ है, इसलिए भारत का अधिकार भी है। ठीक है, तो रीजन आप लोग समझ गए होंगे क्या है। एक छोटी सी न्यूज़ है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सी सेक्शन क्या होता है, बहुत न्यूज में रहता है, आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सी सेक्शन क्या होता है, जब सीजेरियन डिलीवरी होती है, सीजेरियन, स्पेलिंग गलत हो गई, छोड़िए, जो सीजेरियन डिलीवरी होती है महिलाओं की, तो वहाँ पर जो कट लगाते हैं, उसी कट को जिससे बच्चा बाहर आता है, उसी कट को कहा जाता है सी सेक्शन। ठीक है, तो सी सेक्शन वह होता है जिसके माध्यम से महिलाओं में जो डिलीवरी होती है, उसी को सी सेक्शन के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कहीं पूछ ले जाए। तो सी सेक्शन, दैट सी यहाँ पर जो स्टैंड करता है, सीजेरियन के लिए स्टैंड करता है, CESAREAN, सीजेरियन डिलीवरी। तो जो डिलीवरी होती हैं डॉक्टर के द्वारा अस्पतालों में, सीजेरियन डिलीवरी होती है, उसी को कहा जाता है सी सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। शिमला समझौता काफ़ी न्यूज़ में है, ये क्या है, क्योंकि पहलगांव जो हमला हुआ है टेररिस्ट के द्वारा, उस क्रम में पाकिस्तान कह रहा है कि हम शिमला समझौता रद्द करेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। तो शिमला समझौता क्या है, ये हम लोग समझ लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में लगाया जा सके। ठीक है, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं इसके। तो पहले हमें समझना होगा इंडो पाक वार, भारत पाकिस्तान युद्ध, ये कब हुआ था, 1971 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तान था, उसका हुआ था विभाजन। पाकिस्तान आपको पता है 2 भागों में था, ये हमारा हो गया भारत, और ये, तो यहाँ पे इधर का जो पोर्शन है, ये था पाकिस्तान, ये था पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे इसको, और ये जो था यहाँ का पोर्शन, जो अभी बांग्लादेश है, इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो 1971 में जब वार हुआ, तो पाकिस्तान युद्ध हार गया। क्या हुआ, युद्ध हारा, और जब हारा तो पाकिस्तान का हम लोगों ने क्या करवाया, हम लोगों ने करवाया बंटवारा, कि ऐसा है, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करो तुम, क्योंकि तुम लोगों की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान हुआ इसके परिणाम स्वरूप आज़ाद, और जब ये आज़ाद हुआ तो इसने अपना नया नाम रखा, क्या, बांग्लादेश। ये घटना है 1971, 16 दिसंबर की। ठीक है, और ये जब नया देश बन गया बांग्लादेश, तो इसने अपनी राजधानी बना ली ढाका, और भारत से संबंध हो गए अच्छे, जो कि अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, है ना। तो इंडो पाक वार, जब भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था वर्ष 1971 में, उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजन हुआ और एक नया देश बना बांग्लादेश। ठीक, दूसरा क्या हुआ, इस युद्ध के बाद
जब पाकिस्तान हारा, भारत इन्वॉल्व था ही, तो 93,000 सैनिक जो थे वो क्या थे, बंदी थे हमारे। पाकिस्तान के सैनिक हमारे यहाँ बंदी थे। बंदी क्या थे, समर्पण किया था इन लोगों ने, आत्मसमर्पण। तो भारत ने इनका सम्मान किया। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का, इसके परिणाम स्वरूप एक संधि हुई थी 1971 के युद्ध के बाद, जिसे संधि को कहा जाता है शिमला समझौता। इसके नाम से पता चल रहा है कि शिमला समझौता में क्या ही हुआ होगा। पाकिस्तान तो हारा ही था, तो शिमला समझौता 1971 के बाद हुआ, तो 1972 में हुआ। अभी कोई आपसे ये पूछे शिमला समझौता कहाँ हुआ था, तब आप लोग नहीं बता पाएंगे। मैं बताता हूँ, ये शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिमला में। शिमला कहाँ है, भारत में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चलो इतना तो पता चल गया ना हम लोगों को, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था समझौता। यहाँ पर समझौता तो हुआ था, तो समझौता किसके बीच हुआ, एक तरफ पार्टी थी भारत और दूसरी पार्टी कौन थी, पाकिस्तान। साइनेटरी कौन था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिसने साइन किया था इस पर, इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इस समझौते पर साइन किए थे। नाम पूछ लिया जाता है, आप लोगों को नाम याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी का टेन्योर अगर आपको याद होगा तो 1966 में समझौता हुआ था ताशकंद, उसके बाद से देसाई जी बनाए, वो गुजराल जी बने थे, उसके बाद से लगातार इस पीएम रहे 1977 तक। तो भारत की तरफ से हस्ताक्षर किया था इंदिरा गांधी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, और पाकिस्तान की तरफ से किया था साइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब इस जो समझौता हुआ था, इस समझौते की कुछ शर्तें क्या थी, या इसका परिणाम क्या था, या क्या हुआ था इस समझौते में, ये हम लोग देखते हैं। शर्तों में क्या था, एक तो बात यही थी कि जम्मू कश्मीर में जो सीज फायर लाइन थी उसको एलओसी मान लिया गया, माना गया इसमें। दूसरा, हमने भारत ने 93,000 जो सैनिक थे उनको मुक्त कर दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें जो हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद हैं, सारे विवाद द्विपक्षीय तरीके से निपटाए जाएंगे। द्विपक्षीय विवादों को हम आपस में निपटाएंगे। निपटाएंगे का मतलब हम आपस में सुलझाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है। होता क्या है, जब कोई विवाद होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक देश इस तरफ एक देश इस तरफ, तो कोई और देश होता है जो चौधरी बन के आ जाता है, लाइक अमेरिका, कि ऐसा है विवाद हम निपटा देते हैं, तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। तो पाकिस्तान करता क्या था कि कभी अमेरिका आ गया, कभी यूएनओ को लेके आ गया, तो ये सब संभावनाएं ना हो, इसलिए हमने समझौता ही कर लिया है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद होगा हम आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे, कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा उसमें। अभी आप लोग देख रहे होंगे जो यूक्रेन में चल रहा है वॉर, उसमें चौधरी कौन बना हुआ है, उसमें चौधरी है अमेरिका बना हुआ है। वार किसका है, यूक्रेन बनाम रसिया, यूक्रेन और रसिया का वार है। अभी समझौता कौन करवा रहा है, अमेरिका। तो ये थर्ड पार्टी हो गई ना। भारत ने कहा यही भारत ने कहा कि भाई हमारे यहाँ थर्ड पार्टी कोई नहीं आएगा, जो भी विवाद होगा हम लोग समझदार हैं, आपस में निपटा लेंगे, ठीक है। इसीलिए इस बात को भारत हर समय कोट करता है, जब भी कोई मुद्दा आता है तो भारत कहता है कि हम अपने मुद्दे द्विपक्षीय तरीके से निपटाएंगे, ऐसा हमने समझौता भी कर रखा है। विशेष रूप से जब मुद्दा आता है JNK का, जम्मू कश्मीर को लेकर, जो POK है वहाँ पर,
उस पर भारत का स्टैंड क्लियर होता है कि हम जम्मू कश्मीर के जो पीओके का जो मुद्दा है हम द्विपक्षीय तरीके से निपटाएंगे, किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं है। तो ये मुख्य जो हुआ था द्विपक्षीय वाद वाला। और एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा था इसका। यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता क्या है, जैसे भारत है और पाकिस्तान है, जानते ही भारत और पाकिस्तान को, इसमें नई बात तो कुछ नहीं है फिलहाल। इनके साथ हमने जो युद्ध हुए हमारे पाकिस्तान के साथ 3 बार हमने किया। पहला हमने किया 1965 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1999 में। कोई डाउट नहीं। 1965 में जब वार हुआ तो उसके बाद जो समझौता हुआ उसका नाम था ताशकंद समझौता। ठीक। 1971 में जो वार किया हमने उसके बाद जो समझौता हुआ उसका नाम था शिमला समझौता। कारगिल वार में ऐसा कुछ मामला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1999 में हमने कारगिल वार लड़ा था। 65 में जब ताशकंद समझौता हुआ तो यहाँ पर भारत की तरफ से जो साइन कर रहे थे, या ऐसा भी पूछा जाता है कि समझौता किसके समय हुआ, प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे। 71 का जो हुआ उस समय भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और 99 के समय जो हुआ उस समय अटल बिहारी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक। तो ये हमारा भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें हो गई, और इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। द एंड। थैंक यू।